नमस्कार साथियों, सेवा भावी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज अपन बोर्ड की कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उन टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ बता देता हूँ। राजनीति विज्ञान एक हिंदी का शब्द है जो अंग्रेजी शब्द पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स जो शब्द है वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। नगर या राज्य। राज्य के निर्माण के लिए मुख्य रूप से चार आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है जिसके बगैर राज्य की अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसके अंदर है जैसे जनसंख्या, नंबर 2 पे अपना है निश्चित भूभाग, नंबर तीसरा उसमें आता है सरकार और 4 नंबर पे अपन उसमें देते हैं संप्रभुता। मुख्य रूप से राज्य का निर्माण इन 4 तत्वों से मिलकर होता है। पहला अपना है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या के नाम पर अपन उनको परिभाषित करेंगे। जो लोग जिस जगह पे रहते हैं उन्हें निश्चित भूभाग के अंतर्गत अपन परिभाषित करेंगे और इनकी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपन सरकार का गठन करेंगे और सरकार सर्वेसर्वा होगी। सरकार का गठन किस प्रकार होगा इसकी विस्तृत वर्णन करते हुए अपन आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नंबर 4 की बात है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है कि जो अपने आप में पूर्ण हो, किसी दूसरे के द्वारा शासित ना हो, अपने आसपास का जो भी क्षेत्र है उन्हें विस्तृत वर्णन करता हो। और राज्य की अपन परिभाषा के तौर पर देखें तो राज्य की परिभाषा के तौर पर सबसे पहले अपन शुरू करते हैं राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषाओं में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। राज्य एक अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। राज्य इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। राज्य के चौथे तत्व है संप्रभुता है और अपन आज चर्चा करेंगे सरकार से संबंधित। तो सबसे पहले सरकार को अपन को समझना है सरकार क्या होती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार किस किस प्रकार कार्य करती है। तो सरकार की परिभाषा के तौर पर सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। गार्डनर के अनुसार सरकार एक ऐसा अभिकरण है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा राज्य के नियमों का निर्धारण किया जाता है, नीतियों का निर्धारण किया जाता है। यह परिभाषा गार्डनर ने दी है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार संघीय सरकार के तौर पर हो सकती है, राज्य सरकार के तौर पर हो सकती है। अपन भारत की अगर चर्चा करें तो सरकार संघ की सरकार है वो केंद्र की सरकार होती है और राज्य की जो सरकार है वो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उन्हें राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पहला सरकार का अंग है व्यवस्थापिका। दूसरा जो अंग है उसे अपन कहते हैं कार्यपालिका। तीसरा जो सरकार का अंग है उसे अपन कहते हैं न्यायपालिका। यह सरकार के 3 अंग केंद्र सरकार के तौर पर देख लो चाहे राज्य सरकार के तौर पर देख लो, 3 अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अपन अगर इनकी परिभाषा के तौर पर देखें तो व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाने का जो काम करता है वह सदन व्यवस्थापिका के नाम से है और इनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उन्हें लागू करने का जो काम करता है उस सदन को अपन या उस अंग को कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उन्हें सजा देने का काम करता है वो न्यायपालिका का काम होता है। अब अपन देखेंगे कि व्यवस्थापिका को केंद्र में किस नाम से जानते हैं और राज्य में किस नाम से जानते हैं।
कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या क्या होता है, राज्य व्यवस्थापिका में क्या क्या होता है, केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो उनका अपन विस्तृत वर्णन के तौर पर एक छोटी सी सारणी के माध्यम से देखेंगे और उस सारणी में अपन समझेंगे कि किसको किस प्रकार के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये तो सरकार के अंग। अब देखो, सबसे पहले केंद्र के अंतर्गत, केंद्र का अर्थ होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो होगी राज्य सरकार, और जो केंद्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका को अपन संसद के नाम से जानते हैं, और संसद इधर व्यवस्थापिका को राज्य में विधानमंडल के नाम से जानते हैं, विधानमंडल। उसी प्रकार कार्यपालिका को केंद्र में जो जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। तो केंद्र की कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिपरिषद है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री की जगह राज्य में मुख्यमंत्री होता है वह उसका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका को केंद्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य के अंदर से उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। वहीं उच्च न्यायालय में वर्तमान में इंद्रजीत महाती, इंद्रजीत महाती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो हो गए शरद अरविंद बोबड़े, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए इंद्रजीत महाती। और उच्च न्यायालय अपने राजस्थान का जोधपुर में स्थित है और इसकी खंडपीठ जो है वो जयपुर में स्थित है। तो अपन ने सरकार के 3 अंगों की चर्चा की। सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका। परीक्षा में पूछा जाता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं, तो संसद के नाम से जानते हैं, और राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जानते हैं। केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिपरिषद होता है। जबकि राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है वह उसका मंत्रिपरिषद होता है। केंद्र की न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं राज्य में न्यायपालिका को उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं जो जोधपुर में स्थित है। इसकी खंडपीठ जयपुर में है और वर्तमान में इंद्रजीत महाती इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आज अपने शुरू करते हैं संसद को लेकर, व्यवस्थापिका को लेकर। व्यवस्थापिका के बारे में अपन विस्तृत वर्णन करेंगे। सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे बोर्ड की कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले संसद। संसद भारत में कहते हैं व्यवस्थापिका को, वैसे ही अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे सबसे पहले अपन भारत का ही देख लेते हैं। भारत में व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से। किस देश में? भारत में। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार
जैसे जापान है, जापान में व्यवस्थापिका को डाइट के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान में सूरा के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के अलग अलग नाम हैं। तो जैसे भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, जापान में डाइट के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान में सूरा के नाम से जानते हैं और ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जानते हैं। नेपाल में राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के मुख्य नाम हैं। अपन शुरुआत करते हैं संसद से। और संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में होता है। तो दोस्तों सबसे अपने पहली बात है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, किस आर्टिकल के द्वारा होता है। तो संसद का गठन आर्टिकल 79 के अनुसार होता है। संसद के अगर अपने सदनों की चर्चा करें, संसद के सदनों की अपन चर्चा करें तो संसद के 2 सदन होते हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा। और अगर ये दोनों तो क्या है, इसके सदन है। अगर संसद के अंगों की बात करें, संसद के अंगों की अपन बात करें तो संसद के अंग होते हैं 3 और तीसरा जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। सदनों में 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा होंगे, और सदनों में 2 होंगे और अंगों में होंगे 3। तीसरा कौन सा जुड़ जाता है? राष्ट्रपति इसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो अब संसद का गठन 79 में हो गया, लोकसभा का गठन 81 में होता है और इसी प्रकार राज्यसभा का गठन 80 में होता है। यह विस्तृत वर्णन अपने अलग अलग दोनों सदनों के अलग अलग वर्णन करेंगे, फिर आगे के हम राष्ट्रपति का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अपन संसद का जो प्रथम सदन है, संसद का जो प्रथम सदन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम सदन है लोकसभा। पहला सदन है लोकसभा। लोकसभा के नाम से ही प्रतीत हो रहा है लोकसभा। लोक का अर्थ होता है जनता, तो जनता की सभा, जनता की सभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा के नाम से जाना जाता है और इसका गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसके सदन हैं। पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा से। तो लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। सबसे पहले अपन इसके देखते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है। लोकसभा के अन्य नाम क्या है? तो लोकसभा के अन्य नाम है निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन व लोकप्रिय सदन। लोकसभा के अन्य नामों में अपने निम्न सदन भी कहते हैं, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये लोकसभा के अन्य नाम हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको ले चलता हूं। अगला टॉपिक आता है इसका सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या जैसे 2 प्रकार से बताया गया है। पहली है कुल सदस्य संख्या। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 है। अब 552 का वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो वर्गीकरण को अपन देखते हैं। वर्गीकरण में आप देखो, राज्यों से निर्वाचित
राज्यों से निर्वाचित होते हैं 530 सदस्य, संघीय प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं 20 सदस्य, और 2 सदस्य होते हैं, वो होते हैं मनोनीत होते हैं 2 सदस्य। तो कुल ये अपने हो गए 552, 530 प्लस 20 प्लस 2 बराबर 552। अब ये जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं वो होते हैं आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन यानी जो पहले विदेशों से थे, वर्तमान में भारत में आके रहने लग गए, भारत में फंस गए, वो आंग्ल भारतीय सदस्य कहलाए। तो कुल सदस्य संख्या 552 है, जिनमें से राज्यों से 530 सदस्य होते हैं, संघीय प्रदेशों से 20 सदस्य होते हैं, और मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं, और वो सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या की अपन चर्चा करें, वर्तमान के अंतर्गत इसकी सदस्य संख्या, ये तो है कुल सदस्य संख्या का वर्गीकरण। अब अपन चर्चा करते हैं वर्तमान सदस्य संख्या। तो वर्तमान सदस्य संख्या है वो कुल 545 है, और उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। जो राज्यों से निर्वाचित होते हैं वो 530 सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं, राज्यों से निर्वाचित 530 सदस्य। यहां थोड़ी जो कमी आती है वो यहां आती है, संघीय प्रदेशों से जो सदस्य आते हैं, संघीय प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य 13 आते हैं, 13 सदस्य, और मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। कुल सदस्य हो गए 552, और वर्तमान सदस्य संख्या हो गए 545। यह हो गया इनकी सदस्य संख्या। 552 कुल हो गए, वर्तमान में हो गए 545। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, राज्यों से 530, संघीय प्रदेशों से 20, मनोनीत 2, कुल हो गए 552, और इधर हो गए 545। यह वर्तमान सदस्य संख्या है। अब आगे देखो, दो टॉपिक इसके हो चुके हैं। पहला अपना था अन्य नाम, दूसरा इसका था सदस्य संख्या। अब तीसरा है कार्यकाल। तो कार्यकाल में देखो, मूल रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। मूल रूप से कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है, समय से पूर्व भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो 5 साल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, और अब तक ऐसी स्थिति 9 बार हो चुकी है, यानी लोकसभा जो है वो 9 बार भंग हो चुकी है। कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष था, लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, 42वें संविधान संशोधन में इसका कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। संविधान संशोधन में इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद अगली बार जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे वापिस 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। तो वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। नंबर अपन 4 की चर्चा करते हैं, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति को कोरम के नाम से भी जाना जाता है।
अब गणपूर्ति या कोरम क्या होती है कि वह न्यूनतम सदस्य संख्या, वह न्यूनतम सदस्य संख्या, वह न्यूनतम सदस्य संख्या, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके द्वारा, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके द्वारा सदन की कार्यवाही को संचालित या शुरू किया जा सके, और वह, यह जो न्यूनतम सदस्य संख्या है, यह कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के 1/10% होगी, 1/10% होगी। कहने का मतलब कुल सदस्य संख्या है 552, 552 का 10% अपन लेते हैं तो लगभग 55 सदस्य होते हैं, तो यानी 55 सदस्य। कहने का मतलब अगर लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करना है, लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करना है तो कुल सदस्य संख्या का 10% यानी 55 सदस्य। अगर सदन में 55 सदस्य उपस्थित हैं तो सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है। तो गणपूर्ति होगी कि वह सदस्य संख्या जिसके द्वारा सदन की कार्यवाही को शुरू किया जा सके, और यह कार्य जो न्यूनतम सदस्य संख्या होगी वो कुल सदस्य संख्या का 1/10% होगी। कहने का मतलब कुल सदस्य संख्या 552 और जिसका 10% हो गया 55 सदस्य। अगली बात मैं आपको ले चलता हूं अधिवेशन की तरफ। नंबर 5 है अधिवेशन। अधिवेशन या बैठक, तो अधिवेशन या बैठक दोनों में लोकसभा और राज्यसभा में लगभग इक्वल है, और वो ये है कि एक वर्ष में अधिकतम कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 बैठक। और 2 बैठकों के मध्य, 2 बैठकों के मध्य अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा, यानी जो पहली बैठक हुई है इसके और अगली बैठक के मध्य कितने समय से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 2 बैठक होनी अनिवार्य है और दोनों बैठकों के मध्य 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 6 है पदाधिकारी। पदाधिकारी का अर्थ है कि पद का जो अधिकारी है, तो लोकसभा के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष व दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को अपन डिप्टी स्पीकर भी कहते हैं, सॉरी, अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष में सबसे पहला जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो था जीवी मालनकर, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष अपने राजस्थान से सांसद हैं श्रीमान ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये पद को लेकर है दोनों में कि अपना त्यागपत्र अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे देगा? अध्यक्ष को दे देगा। अब इनके मुख्य काम की अगर अपन चर्चा करें, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के कामों की अगर अपन चर्चा करें तो सबसे जो पहला काम है वो धन विधेयक के बारे में है, क्योंकि सरकार के जो 3 विधेयक हैं, पहला विधेयक है
साधारण विधेयक, दूसरा जो है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा है धन विधेयक। तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक, ये जो दोनों विधेयक हैं ये किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, जबकि धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है। ये जो विधेयक है ये अपने यहां लोकसभा को ले लेते हैं, ये राज्यसभा है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए अगर लौटाया जा सकता है या नहीं लौटाया जा सकता है, इसको अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि धन विधेयक अपने तभी समझ में आएगा 109 और 110, आर्टिकल 109 और 110 से संबंधित है। तो साधारण विधेयक लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। संविधान संशोधन जो विधेयक है वह लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब बात तीसरी है धन विधेयक को लेकर। तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा में रखा जाता है, नहीं कि राज्यसभा में। कहने का मतलब राज्यसभा इसमें गौण है, और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही धन विधेयक लोकसभा में आता है। तो ये जो तीन विधेयक हैं ये किस सदन में रखा जाता है, किस सदन में नहीं रखा जाता, और राष्ट्रपति की इसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया होती है। ये अपने तीन विधेयक थे। तो अपन बात कर रहे थे धन विधेयक को लेकर। तो धन विधेयक की पुष्टि करना, प्रमाणित करना का जो काम है वो काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। दूसरे काम में चर्चा करें तो संयुक्त बैठक, दूसरा जो काम है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का काम है। जैसे मान लो किसी भी विधेयक पर दोनों में मतभेद पैदा हो गए, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मतभेद पैदा हो गए, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। आर्टिकल 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और उस बैठक की अध्यक्षता करने का जो काम है वह अध्यक्षता करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या जिसे हमें स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है, वह उसकी अध्यक्षता करता है। नंबर 3 अपन इसकी चर्चा करें। नंबर 3 में चर्चा करें तो निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आम परिस्थितियों में किसी भी विधेयक के ऊपर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह मतदान नहीं करता, लेकिन कभी कभार स्थिति ऐसी हो जाती है कि विधेयक पर दोनों पक्षों की तरफ से बराबर बराबर मत आ जाते हैं, और जो निर्णायक मत होता है वह देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, और लोकसभा अध्यक्ष उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसके बाद में जैसे लोकसभा अध्यक्ष सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है, अनुशासन बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है। किसी भी विधेयक पर जैसे मतदान होता है तो मतदान करवाता है, और मतदान के बाद उसके परिणामों की क्या करता है, घोषणा करता है, परिणामों की घोषणा करता है। प्रत्येक जो सदस्य है इसका लोकसभा का, उसके लिए बोलने का समय निश्चित करता है, और जो अवशिष्ट शब्द होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, जो उन शब्दों को सदन से बाहर निकालने का जो काम है वह भी किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य कार्यों के रूप में है। पहला आपने पढ़ा धन विधेयक, संयुक्त बैठक, निर्णायक मत देने का अधिकार, शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार, अनुशासन बनाए रखने का अधिकार। तो ये लोकसभा की संगठन को लेकर मुख्य बातें थी। एक बात इसमें अपन देखते हैं और वो बात आती है अपनी योग्यता की।
योग्यता की अपन चर्चा करें तो योग्यता की चर्चा के अंतर्गत जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि योग्यताएं चाहे राष्ट्रपति की देखें, चाहे उपराष्ट्रपति की देखें, प्रधानमंत्री की देखें, लोकसभा सदस्य की देखें, विधानसभा के सदस्य की देखें, सबसे जो पहली बात है वो सबसे पहली बात आती है कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 बात आती है कि उसकी उम्र, तो जो लोकसभा का सदस्य बनता है उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष से क्या हो, अधिक हो। नंबर 3 जो बात आती है वह सरकार के अंतर्गत, वह चाहे कोई सी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह सरकार के किसी लाभकारी पद पर ना हो, लाभकारी पद पर ना हो। नंबर 4 है वह न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, घोषित ना हो। तो योग्यताओं में पहली योग्यता थी कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होनी चाहिए, होना चाहिए। नंबर 2 उसकी उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। वह सरकार के किसी लाभकारी पद पर ना हो, वह न्यायालय द्वारा पागल दिवालिया घोषित ना हो। ये योग्यताओं में मुख्य रूप से ये 4 योग्यताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं हैं, संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूर्ण करता हो, योग्यताएं पूर्ण करता हो, पूर्ण करता हो। ये 5 योग्यताएं हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इसके बाद में है स्थान आरक्षण। नंबर 8वां है स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण का अर्थ है कि कुछ सीटें ऐसी होती है जो रिजर्व रखी जाती हैं, यानी उसी जाति विशेष के लोग उस पर खड़े होते हैं। तो जैसे एसटी एससी से संबंधित जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति से संबंधित सीटें, अनुसूचित जाति की कुल 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 34 सीटों का प्रावधान है, यानी 34 सीटों को रिजर्वेशन प्राप्त है। ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से अनुसूचित जाति को 84 है, अनुसूचित जनजाति को कितनी है, 34। अब देखो नंबर 9 पर चर्चा करें तो राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, तो राजस्थान से लोकसभा में 10 सदस्य जाते हैं, सॉरी 25 सदस्य, 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और लोकसभा में तो 25 सदस्य जाते हैं। सबसे अधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश में है और कुल 80 सीटों का निर्धारण वहां किया गया है। तो राजस्थान से लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। ये लोकसभा को लेकर कुछ खास बातें थी। अब अपन चर्चा करते हैं संसद का जो दूसरा सदन है, संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा। तो यही बिंदु अपने काम में लेते हुए संसद के दूसरे सदन की चर्चा करेंगे। राज्यसभा जिसका गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, इसकी अपन चर्चा करते हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर अपन चर्चा करेंगे। यही जो 9 बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं से अपन राज्यसभा के लिए क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहला है अन्य नाम। तो जैसे लोकसभा को अपन ने प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा, उसी प्रकार राज्यसभा के अन्य नाम हैं उच्च सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन। अब देखो लोकसभा के सदन को अपन ने
निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन कहा और इसे स्थायी सदन कहा। इसमें क्या डिफरेंट है, क्या भिन्न है वो देखो। वो निम्न सदन था, ये उच्च है, वो प्रथम था, ये द्वितीय है। समस्या यहाँ आती है कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं और राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो देखो लोकसभा जो है वो अस्थायी इसलिए है क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे अगर जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं या अगर वो संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं या उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो समय से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। वो जो अपने बढ़ा था 9 बार भंग हो चुकी है। ये स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। भंग इसलिए नहीं होता कि प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर एक तिहाई सदस्य नए आ जाते हैं। एक तिहाई सदस्य नए आ जाते हैं, यानी जितने सदस्य गए उतने सदस्य ही वापस आ गए। जैसे ये एक पानी की बाल्टी है, ये एक पानी की बाल्टी है, इसके अंतर्गत इतना जल है। अब मान लो अपन ने इसमें से 2 लीटर पानी अपन इधर से निकालेंगे, 2 लीटर का बर्तन यहां रख दिया और 2 लीटर पानी अपन यहां से ऊपर से वापस डाल देंगे, तो जितना पानी इसमें था उतना पानी रहेगा। कहने का मतलब जितने सदस्य इसमें थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि एक तिहाई सदस्य चले जाएंगे और उनके स्थान पर एक तिहाई सदस्य क्या हो जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। तो जितने सदस्य थे उतने सदस्य ही रहे, इसलिए इसे कौन सा सदन कहा गया है, स्थायी सदन कहा गया है। यहाँ कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जाता है स्थायी सदन और अस्थायी सदन के बारे में। नंबर 2 बात है सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या में अपन देखते हैं कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वह सदस्य संख्या है 250 और 250 जो सदस्य संख्या है इसका भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे लोकसभा में भी है उसी प्रकार इसमें भी वर्गीकरण किया गया है और वो वर्गीकरण यह है, देखो लोकसभा के अंतर्गत 552 सदस्य थे जबकि राज्यसभा में 250 है। इनका वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण देखो 238 सदस्य राज्य व संघीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे। संघीय विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएंगे और जो शेष 12 सदस्य बचे वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। अब देखो कुल सदस्य संख्या 250 है, 238 तो कहां से होंगे, राज्य व संघीय विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएंगे यानी निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किनको मनोनीत करेगा, इसके लिए भी देखो वे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में विशेष ख्याति प्राप्त लोग होंगे, विशेष ख्याति प्राप्त लोग होंगे, ख्याति प्राप्त लोग होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में विशेष यानी अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें राष्ट्रपति क्या करेगा, 12 सदस्य मनोनीत करेगा। यानी कुल जो सदस्य संख्या है वो 250 है और मनोनीत कितने किए जाएंगे, 12, जिसमें से 238 तो कहां से होंगे, राज्य व संघीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे और 12 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो नंबर 2 बात होगी अपनी सदस्य संख्या। सदस्य संख्या
कुल होगी। अब वर्तमान की अपन चर्चा करते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्य राज्य व संघीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे और 12 सदस्य क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। वही बात राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और किन को किए जाएंगे, जो कला साहित्य, विज्ञान, खेलकूद और अपने जो समाज सेवा से संबंधित जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में जो विशेष हो, यानी उनका विशेष योगदान रहा हो, वो सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं, कार्यकाल। तो कार्यकाल आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल नहीं, सॉरी, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल न होकर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कई बार कंफ्यूजन वाला प्रश्न आता है कि लोकसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का तो 5 वर्ष है, अपने पहले पढ़ा था। अब राज्यसभा से संबंधित कई बार आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो प्रश्न में दिया हुआ होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर 1 में दिया हुआ है 6 वर्ष, 2 में 5 वर्ष, 3 में 2 वर्ष और 4 में दिया हुआ होता है होता ही नहीं। प्रश्न क्या था, ध्यान से देखो दोस्तों। प्रश्न ये था कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो अपन झट से देख के 6 वर्ष को सही कर देते हैं, जबकि अपन ने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, अपन ने 6 वर्ष कर दिया, इसका मतलब ये अपने गलत कर दिया। इसका उत्तर क्या होगा, होता ही नहीं। यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, जबकि कार्यकाल किसका होता है, राज्यसभा के सदस्य का होता है। और जो बात अपन ने यहाँ पढ़ी थी कि प्रति 2 वर्ष बाद 1 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। नंबर 4 है गणपूर्ति व कोरम। तो गणपूर्ति व कोरम है वही जो अपन ने लोकसभा में पढ़ा था कि वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके द्वारा सदन की कार्यवाही संचालित की जा सके। तो संचालित की जा सके। अब कुल सदस्य संख्या का वही कितना भाग, 1/10% होगा। तो 1/10 होगा, तो कुल सदस्य संख्या है 225। तो 225 का वही 10 कर लो, 250/10, बिंदी से बिंदी कटा, 0 से 0 कटा, कुल कितने सदस्य बचे, 25। तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य थे, 55, किसके लिए, गणपूर्ति के लिए। और राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, 25। 0 से 0 कट गया, 1/10 थे ना, तो कितने सदस्य आए, 25 सदस्य। तो राज्यसभा में सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 25 सदस्यों की। अधिवेशन की वही बात जो अपन ने लोकसभा में पढ़ा था कि 1 वर्ष में 2 होनी चाहिए और 6 माह से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है अपना पदाधिकारी। तो पदाधिकारी के अंतर्गत सभापति व उपसभापति 2 प्रमुख होते हैं। तो सभापति और उपसभापति होता है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, देखना। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह अपने देश का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति तो वैसे भी सर्वे सर्वा है, और उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति जो होता है वो समस्त सदस्य अपने में से करते हैं, अपने में से चुनते हैं। जो समस्त सदस्य है वो अपने में से चुनते हैं। निर्वाचन की बात आती है इसके अंतर्गत कि ये सदस्य चुनकर कहां से आते हैं, तो समस्त राज्यों की विधानसभाओं से जो विधायक होते हैं, जो जिन्हें हमें एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, तो
तो वो ही मतदान करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए। तो जो सारे सदस्य हैं वो मिलकर किसका निर्वाचन करते हैं, उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, जबकि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपसभापति का वेतन होता है 0 रुपए, 5 लाख रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो उपसभापति जो है वो तो समस्त सदस्यों में से हो गया, सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता, जबकि उसे वेतन किसका मिलता है, किस पद का मिलता है, राज्यसभा में सभापति का जो पद है उसका वेतन किसको मिलता है, उपराष्ट्रपति को मिलता है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह देश का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो है उसे राज्यसभा के सभापति का ही वेतन मिलता है। सदस्य अपने देख लिए कहां से चुने होते हैं, विधानसभाओं से चुने हुए होते हैं। योग्यताएं, तो योग्यताओं में अपन देखते हैं, योग्यताओं में देखो वही योग्यताएं हैं जो अपन ने लोकसभा के सदस्य के लिए पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, तो नंबर 1 अपन ने पढ़ी थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें अपन ने नंबर 2 में यह पढ़ा कि उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यहाँ राज्यसभा में 5 वर्ष अधिक है उम्र, 25 में 5 काउंट कर दो, 30 वर्ष। तो कहने का मतलब क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के नागरिक को 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नंबर जो तीसरी बात थी जो अपने लोकसभा में भी पढ़ी थी, वह सरकार के किसी लाभकारी पद पर ना हो। और नंबर 4 वह न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, घोषित ना हो। यानी कोई पागल और दिवालिया घोषित है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो योग्यताओं में अपने देखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अब राजस्थान से अपन इसकी बात करें, सबसे ज्यादा राज्यसभा में भी सदस्य यूपी से आते हैं, और राजस्थान की अपन इसमें बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं, जबकि लोकसभा में अपने पढ़ा था कितने जाते हैं, 25। तो कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो संसद का मतलब यहाँ आ गया तो दोनों सदन आ गए, तो दोनों सदनों को 25 + 10 बराबर है 35। कितने सदस्य होंगे, 35 सदस्य जाते हैं इसमें, संसद में। और कई बार अब की बार जो 10th और 12th का जो पेपर आएगा उसमें वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थानों और अति लघुत्मक के प्रश्न भी आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लो प्रश्न ये आ गया, प्रश्न आ गया कि राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, कितने सदस्य जाते हैं। ए आ गया 25 और 10 सदस्य, ब आ गया 10 व 25 सदस्य, स आ गया 35 सदस्य, और द आ गया पता नहीं। तो यहां देखो अगले ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया, और दिमाग क्या लगाया कि राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, दोनों के बारे में पूछ लिया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में। अगर प्रश्न यहाँ ये होता कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो अपना उत्तर क्या होता, 35, यानी कुल दोनों सदनों में कितने जाते हैं, 35 सदस्य जाते हैं। लेकिन अगले ने क्या किया, अगले ने यहाँ दोनों नाम दे दिए, और नाम का क्रम भी इस प्रकार दिया है कि पहले लोकसभा दिया है, तो अपन को उत्तर में पहले क्या देखना है, पहले उत्तर में लोकसभा देखना है, जबकि बाद में क्या देखना है, राज्यसभा देखना है। तो देखो किस में आ रहा है, लोकसभा में 25 जा रहे हैं, राज्यसभा में 10 जा रहे हैं। इसका मतलब कौन सा सही है, जो ए ऑप्शन है वो सही है। अब अगर
अपन को ये पता है कि 25-10 जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में हो गए कि कौन से हैं। अपने जल्दबाजी में ये भी अगर सही कर दिया तो ये आपका सही नहीं है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्यसभा बाद में दिया गया है, तो बाद में कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य हैं। तो और सही ऑप्शन क्या होगा अपना? 25 सदस्य किस में जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं, जबकि 10 सदस्य किस में जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और देखो, इसी प्रश्न से रिलेटेड वो प्रश्न है, वो प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वही ऑप्शन ए में है 2 12, ब में है 12 2, स में है 14 और द में दे दिया 12 सदस्य। तो ए में दे दिया 2 व 12 सदस्य, ब में दे दिया 12 व 2 सदस्य, स में दे दिया 14 और द में दे दिया 12। तो अपने कंफ्यूजन हो गया, सारे अपने देखे हुए हैं, कंफ्यूजन होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ वही प्रश्न जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पहले नाम किसका दिया गया है? लोकसभा का नाम दिया गया है। तो लोकसभा का नाम पहले दिया गया है, तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इसमें भी सही कौन सा होगा? जो ए है वही सही होगा, यानी 2 सदस्य लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय होते हैं, और ब में जो सदस्य 12 सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगर यहां यह प्रश्न आ जाए कि संसद में यहां थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर देता हूं, और वो चेंज ये कर देता हूं, प्रश्न ये आ जाए संसद में राष्ट्रपति के द्वारा, यहां इनको हटा देता हूं, दोनों को हटाने का मतलब यहां संसद नाम आ गया कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहां संसद आ गया, संसद का मतलब दोनों सदनों की बात हो रही है। तो यहां ये 2 और 12 वाला सही नहीं होगा, यहां कौन सा सही होगा? यहां ये 14 वाला सही होगा कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य जाते हैं? 14 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अपन को खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये 2-3 जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न मैंने बताए हैं, एक तो जैसे ये स्थायी सदन वाला था, एक जो अपन ने दूसरा पढ़ा था कार्यकाल से संबंधित कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अगला अपना दिमाग को चेंज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न दे देता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, अपन स्पीड से प्रश्न को पूरा देखते नहीं है, पूरा समझते नहीं है, और प्रश्न में जो 6 वर्ष होता है अपन उसी को सही कर देते हैं। और परीक्षा हॉल से जब हम बाहर आते हैं तो फिर ये सोचते हैं प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। और वैसे भी जब अपना परीक्षा देके आते हैं तो वहां अपना दिमाग थोड़ा सा एक जगह एकाग्र होता है, वो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन जो ही एग्जामिनर ने कॉपी अपने हाथ से ले ली और कॉपी लेते ही अपने ध्यान में क्या आ जाता है? इसका सटीक उत्तर आता है, क्योंकि उस समय हम फ्री होते हैं और पेपर को अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये दोनों की संगठन की अपन ने चर्चा की, संगठन के अंतर्गत अपन ने चर्चा की थी कि इसका गठन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। तो संसद हो गया 79, लोकसभा हो गया 80, सॉरी राज्यसभा हो गया 80, जबकि लोकसभा है 81। तो 79, 80 और 81। तो इसको याद करने के लिए कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा किस प्रकार है, कौन सा किस प्रकार है, 80 में क्या है, 81 में क्या है, 79 में क्या है। तो इसके लिए अपन को जैसे यहाँ अपन नाम लिख लेते हैं सरला, क्या नाम लिख लिया? सरला नाम लिख लिया। तो सरला को से, रे और ला, सरला नाम अपन ने लिख लिया, याद कर लिया, छोटा सा नाम याद रखना सरला। तो सरला आपने याद कर लिया। तो से का मतलब संसद, और संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 79 में होता है। रे का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा
राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में हो गया? 80 में हो गया। जबकि 81 ला सर ला का हो गया लोकसभा, ला का हो गया लोकसभा। तो 79, 80 और 81 तीनों यहाँ अपने क्लियर हो गए कि 79 में संसद का गठन होता है, 80 में राज्यसभा का गठन होता है और 81 में लोकसभा का गठन होता है। तो ये संसद के दोनों सदनों के अपन ने संगठन की चर्चा की कि संगठन में क्या इसके अन्य नाम होते हैं, क्या इसकी सदस्य संख्या होती है, कितना इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि गणपूर्ति क्या होती है, कोरम क्या होता है, अधिवेशन अपन ने पढ़ा, अधिवेशन के बाद अपने पदाधिकारी पढ़ा और पदाधिकारी के बाद अपन ने पढ़ा योग्यता। इन सब की विस्तृत चर्चा अपन ने आज के इस अपने वीडियो में की। वीडियो से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट करके हमें बताएं। प्रश्नों के जो भी प्रश्न है इससे रिलेटेड उसका एक अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित जो प्रश्न पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और अन्य जो परीक्षा है अपनी बोर्ड की परीक्षा है उनकी दृष्टि से भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसके साथ में इनकी दो शक्तियों की चर्चा और कर लेते हैं अपन। शक्तियों की चर्चा जैसे संसद की शक्तियां, संसद की शक्तियों का वर्णन करेंगे तो वही शक्तियां हैं जो लोकसभा, राज्यसभा और संसद की लगभग तीनों सिमिलर सी शक्तियां हैं तीनों। तो जैसे पहला है विधायी शक्ति, दूसरा है वित्तीय शक्ति, तीसरी शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति और चौथा है निर्वाचन संबंधी शक्ति। मुख्य रूप से जो चार शक्तियां हैं यह विधानसभा में देख लो, विधान परिषद की भी अगर अपन देखेंगे तो वो देख लो, संसद की देख लो, लोकसभा, राज्यसभा, लगभग ये चारों शक्तियां हैं। राष्ट्रपति में भी यही शक्तियां हैं। तो इसमें अलग अलग हो सकती है इनकी परिभाषा के तौर पर। तो अपन संसद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों की अगर साथ की चर्चा करें, विधायी शक्ति का अर्थ होता है नियमों कानूनों का निर्माण करना। वो सब किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं कि कानूनों का निर्माण किस किस प्रकार होता है, क्या क्या होता है। तो विधायी शक्ति होता है कि कोई भी विधेयक होता है वो सदन में रखा जाता है। विधेयक होता है वो भी दो रूप हो सकते हैं विधेयक के। पहला है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। तो जो सरकारी विधेयक है जो मंत्री परिषद के अंतर्गत जो सदस्य मंत्री परिषद में आते हैं। अब मंत्री परिषद में कितने सदस्य आ सकते हैं ये भी एक समस्या है। ये अपने दिमाग में समस्या का घर हो गया कि मंत्री परिषद में कौन आ सकते हैं। तो दिमाग में समस्या को निकाल दो। वो सदस्य होते हैं तो कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत? 15% सदस्य किसमें होते हैं? मंत्री परिषद में होते हैं। तो जैसे राजस्थान की विधानसभा की अपन चर्चा करें, राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, जिनमें से अगर मंत्री परिषद में सदस्य आएंगे तो 15% होगा तो कितने होंगे? 30%। 30 सदस्य क्या होंगे? मंत्री परिषद में होंगे। अब सरकारी जो विधेयक है और गैर सरकारी जो विधेयक है, सरकारी विधेयक होता है जो ये मंत्री परिषद जो 15% में है, इनमें से अगर कोई सदस्य विधेयक को सदन में रखता है तो वह विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। और इसके अतिरिक्त जैसे 200 में से 30 का आगे मंत्री परिषद में आगे 170 शेष रहेंगे। इन 170 में से अगर कोई विधेयक रखता है तो वह गैर सरकारी विधेयक हो गया। तो ये विधेयक के दो रूप होंगे, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो सदन में विधेयक को रखा जाता है, 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। पारित करने के बाद एक सदन से पास हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, वहां से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 53 111 के अनुसार अगर उस पे हस्ताक्षर कर देता है, उस विधेयक पर क्या हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। अगर हस्ताक्षर नहीं करता है और पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो वह विधेयक दोबारा
उसी प्रक्रिया से जाता है जैसे पहले चल के किसके पास गया था, राष्ट्रपति के पास गया था। यहाँ राष्ट्रपति एक वीटो निषेधाधिकार की शक्ति भी अपने पास रखता है विधायी शक्ति के अंतर्गत। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि कोई भी विधेयक हो, अगर मान लो संसद ने दोनों शब्दों से पारित कर दिया और राष्ट्रपति को लगे कि भाई ये विधेयक संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसे अपने पॉकेट में डाल सकता है और उसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं, यानी वो अपनी जेब में डाल के ले जा सकता है। इस प्रकार का विधेयक एक भारत के राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने डाकघर के विधेयक के संदर्भ में अपने पॉकेट में डाल के ले गए। ये शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों में है, लेकिन अपने यहाँ इनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि विधायी शक्ति क्योंकि लगभग तीनों की इक्वल है। वित्तीय शक्ति तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा क्या है, प्रभावी सदन है, जबकि राज्यसभा इसमें गौण है, क्योंकि जो भी विधेयक है धन विधेयक वो लोकसभा में रखे जाते हैं। लोकसभा से पास हो जाने के बाद राज्यसभा उस पर 14 दिन तक क्या कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है। 14 दिन के बाद वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत दोनों की शक्ति क्या है, बराबर है। जबकि नंबर 4 है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति के अंतर्गत जैसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य किसको चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का क्या बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है। और निर्वाचक मंडल के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा वाले सभापति को भी चुनते हैं, क्योंकि उसमें लोकसभा के सदस्य भी सभापति को मतदान करते हैं, और जबकि उपसभापति के जो राज्यसभा के जो शेष सदस्य रहते हैं वही चुनाव करते हैं। अब ये लोकसभा की शक्ति है, इसके अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, और वो विशिष्ट शक्ति कौन सी है, आर्टिकल 249 है 312। आर्टिकल जो 249 है, आर्टिकल 249 में क्या होता है, देखो दोस्तों, आर्टिकल 249 में होता है कि राज्य सूची के किसी विषय को संसद के द्वारा बहुमत पारित करके राष्ट्रीय महत्व का अगर विषय घोषित कर दे, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर उस पर अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। ये आर्टिकल 249 में है। और आर्टिकल 312 की नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। राज्यसभा के पास ये दो विशिष्ट शक्तियां हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये दोनों की शक्तियां। तो आज की अपन ने इस वीडियो में संगठन के बारे में चर्चा की। संगठन की चर्चा करने के बाद अपन ने इनकी शक्तियों की चर्चा की। राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं, जो बीच में 3-4 प्रश्न कंफ्यूजन वाले थे उनकी अपन ने विस्तृत चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि सब विद्यार्थियों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अपन जो कल का वीडियो देखेंगे उसमें आगे का वीडियो देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी समस्या है आप उन्हें हमसे सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।